हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में यूपी पीसीएस एंड आरओ के प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसमें जीएस के सभी पार्ट एज ए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स, इन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैन्सी पेलोसी को। हाल ही में नैन्सी पेलोसी को अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है। कमला हैरिस ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, किस नंबर की हैं? 49 नंबर की हैं। जेनेट एलन यह अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। वहीं जो बाइडेन ये अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं और किस पार्टी से रिलेटेड हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और किस नंबर के हैं? तो 46 नंबर के हैं। वहीं नीरज टंडन का संबंध यह अमेरिका के व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट और यानी कमला हैरिस और जो बाइडेन को कब शपथ दिलाई गई थी? तो 20 जनवरी 2021 को पद की शपथ दिलाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनीत शर्मा। हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। हाल ही में गोवा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। रेबीज डिजीज जो है उसका अदर नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, यानी इस डिजीज में जल से डर लगता है। और रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। प्रेजेंट टाइम में गोवा और क्यों चर्चा में था? क्योंकि गोवा हर घर जल प्राप्त करने वाला यानी हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। यहाँ पर 100% हर घर जल वाली जो स्कीम है उसको लॉन्च कर दी गई है, यानी उसको गेन कर लिया गया है। और गोवा के सीएम प्रेजेंट टाइम में प्रमोद सावंत हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। यानी हाल ही में चर्चा में रही दीपिका कुमारी यह कहा है? एक तीरंदाज हैं। अगर खेल की बात करी जाए तो प्रेजेंट टाइम में कौन सा खेल हो रहा है? ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में चल रहा है। कहाँ पे? जापान के टोक्यो में चल रहा है। ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था और फर्स्ट टाइम ओलंपिक जो है वो 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेली गई थी। अगर बात करते हैं समर ओलंपिक की, समर ओलंपिक 2016 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 2020-21 जो अभी चल ही रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है? 2020-21 ये टोक्यो में खेला जा रहा है। वहीं 2024 का समर ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा? ये पेरिस में खेला जाएगा। तथा 2028 का समर ओलंपिक यह कहाँ पे खेला जाएगा? यह लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। तथा 2032 का समर ओलंपिक यह ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ये मोटा मोटा इसको याद कर लीजिएगा कि कौन सा समर ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा। वहीं आने वाला जो 2022 का विंटर ओलंपिक है, वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक ये कहाँ पर खेला जाएगा? ये चीन में खेला जाएगा। 2022 का विंटर ओलंपिक चीन के बीजिंग में खेला जाएगा। तथा एशियन गेम के बारे में भी एक बात सुन लीजिए। एशियन गेम 2018 जो हुआ था वो जकार्ता और कोलंबर्ग में हुआ था। कहाँ पर? जकार्ता और कोलंबर्ग में हुआ था। और जो एशियन गेम 2022 है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? चीन के होंगझोउ शहर में। यानी 2022 का विंटर ओलंपिक और 2022 का एशियन गेम, ये दोनों ही गेम चीन में आयोजित किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिका के प्रशासन में एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजलि भारद्वाज।
हाल ही में अंजल भारद्वाज को यानी भारतीय एक्टिविस्ट अंजल भारद्वाज को अमेरिकी प्रशासन ने एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनके जो फाउंडेशन है इनके फाउंडेशन का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गढ़मुक्तेश्वर। हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर शहर में तैनात की गई है। यूपी स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनडीआरएफ की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो एनडीआरएफ की स्थापना एक्ट 2005 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एक्ट 2005 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में मेरठ क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि मेरठ में क्या हो रहा है? पशुओं के लिए युद्ध स्मारक की स्थापना की जा रही है। वहीं कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। तथा गोरखपुर को टेराकोटा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया तथा गोरखपुर में ही अशफाक उल्लाह खां प्राणी विज्ञान स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक और शहर है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो कौन सा है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है वो देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला शहर बन गया है। देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला शहर कौन सा है? गाजियाबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के बूंदी में देश के 52वें टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। इस टाइगर यानी 52वें टाइगर रिजर्व का नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 से स्टार्ट किया गया है। और जो है भारत के यानी टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में कैलाश सत्यार्थी को जाना जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें एलिफेंट प्रोजेक्ट, तो एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 को स्टार्ट किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। हाल ही में कजाकिस्तान के द्वारा मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है। और कजाकिस्तान विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है यानी भू आबद्ध देश है। कौन सा? कजाकिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमा कोहली को। हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। वहीं फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश हैं तथा लीला सेठ ये हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं अन्ना चांडी ये हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन की थीम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यानी 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया और इस वर्ष का थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस ये गांधी जी के साउथ अफ्रीका से लौटने के अवसर पर हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनवरी माह के जो इम्पॉर्टेंट डे हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में, 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस तथा विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 12 जनवरी है उसमें उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को
26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दघेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। दघेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में स्थित है और यह स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है। किस काल से? चित्रित, यानी दघेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई तथा 383 ईसा पूर्व में कुशीनगर ये जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहां पर उन्होंने 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। वहीं महाभिनिष्क्रमण ये किसको दर्शाता है? उनका गृह त्याग दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों द्वारा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाण शासकों द्वारा किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मात्वालिन। मात्वालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध में विवरण प्रदान किया। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया। वहीं चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा है? पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय का जो उल्लेख है वह रविकीर्त द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में मिलता है। रविकीर्त द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में मिलता है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो ये है पुलकेशिन द्वितीय से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की गई थी। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय है तथा चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भक्त संतों का सही कालानुक्रम चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य व मीराबाई। इनका कालक्रम सबसे पहले कबीर का है, फिर गुरु नानक का, फिर चैतन्य का और लास्ट में कौन सी है? मीराबाई। कबीर का जो टाइम पीरियड है 1398 से 1518 के बीच में। वहीं गुरु नानक का टाइम पीरियड 1469 से लेकर 1539 तक। चैतन्य का संबंध 1486 से लेकर 1534 तक। वहीं मीराबाई का संबंध 1498 से लेकर 1557 के बीच में माना जाता है। यह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर काल निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? यानी जहांगीर काल में निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर ए, दौलत, ऑप्शन नंबर बी, मंसूर, ऑप्शन नंबर सी, मनोहर एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? मंसूर। ऑप्शन नंबर बी है बिशम दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंसूर। जहांगीर के काल में मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
जो मुगल काल है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक है वो कौन है? मुगल काल की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा किया गया था। और बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा है घाघरा का युद्ध। और लास्ट में यानी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर का जो वो है मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? काबुल में स्थित है। दूसरे नंबर पे आते हैं हुमायूं आते हैं। और थर्ड नंबर पे जो मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक है वो कौन है? अकबर है। थर्ड नंबर पे कौन आते हैं? अकबर का शासनकाल आता है। और फोर्थ नंबर पर अकबर के पुत्र जहांगीर का शासनकाल रहता है। और इनका टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक है। और जहांगीर के बाद शाहजहां तथा उनके बाद सबसे या मुगल काल का अंतिम प्रतापी शासक कौन है? औरंगजेब माने जाते हैं। और अगर पूछा जाए मुगल काल का अंतिम शासक कौन है तो बहादुर शाह द्वितीय। मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए उज्जैन में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी मथुरा में एंड ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह हैं इनके द्वारा कोई भी वेधशाला नहीं बनवाई गई थी। वो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा यहाँ पर क्या किए थे? वेधशाला का निर्माण करवाए थे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। मतलब ये इसमें ये टिक करना है कि कौन सा स्टेट सबसे पहले सहायक संधि में शामिल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद को कब इसमें शामिल किया गया था? तो हैदराबाद को 1798 ईस्वी में शामिल किया गया था। 1798 ईस्वी में शामिल किया गया था। मैसूर को कब शामिल किया गया था? तो 1799 में मैसूर को, ये 1799 में। अवध को 1801 में, वहीं सिंधिया को 1804 में वेलेजली के सहायक संधि में शामिल किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4 ये क्रम सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में ही एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1922। वर्ष 1922 से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। लीडर मदन मोहन मालवीय, बी है मुंबई क्रॉनिकल, जवाहरलाल नेहरू, सी है इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू एंड डी है जस्टिस टी.एम. नायर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। यानी मुंबई क्रॉनिकल इस समाचार पत्र ये इसका संबंध जवाहरलाल नेहरू से नहीं बल्कि किसका है? फिरोज शाह मेहता का इसका संबंध है। वहीं लीडर नामक पत्रिका का संबंध या समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से। इंडिपेंडेंट इसका संबंध मोतीलाल नेहरू तथा जस्टिस नामक समाचार पत्र ये टी.एम. नायर के द्वारा प्रतिपादित या क्या है रिलीज की जाती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध यह किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बराकर नदी पर। तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। वहीं पंचेट हिल बांध ये दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर तथा कौन सा बांध? माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। यानी तिलैया बांध बराकर नदी पर, पंचेट हिल बांध दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, वहीं माता टीला बांध या बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन C4 पौधा है? निम्नलिखित में कौन एक C4 पौधा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गेहूं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी मक्का, यानी मक्का प्लस गन्ना, मक्का प्लस गन्ना ये दोनों प्लांट जो हैं वो C4 पौधे हैं, C4 पौधे के एग्जाम्पल हैं। वहीं चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू ये सारे C3 पौधे के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? C3 पौधे के एग्जाम्पल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1984 में, यानी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर की गई थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। अब हरियाणा के गुड़गांव में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है, वो कौन सा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका भी हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में ही स्थित है, यानी राष्ट्रीय बागवानी परिषद और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन दोनों का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटिकेल निम्न में से किस दो के बीच का संकर यानी क्रॉस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गेहूं एवं राई, टिटिकेल या गेहूं एवं राई के बीच का क्रॉस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अगुलहास की धारा, ऑप्शन नंबर बी मोजाम्बिक की धारा, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण हिंद महासागरीय धारा एंड ऑप्शन नंबर डी है बेगुला की धारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेगुला की धारा। बेगुला की धारा या हिंद महासागर की धारा नहीं है, वहीं अगुलहास की धारा, मोजाम्बिक की धारा व दक्षिण हिंद महासागरीय धारा ये तीनों धाराएं हिंद महासागरीय धाराएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कब स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1926, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1963 एंड ऑप्शन नंबर डी 1975। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1975। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1963। वर्ष 1926 में भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना की गई थी। वर्ष 1962 में ये राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। वहीं वर्ष 1963 में ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी तथा वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीडा संबंधित है, यानी गीडा का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये गीडा यानी GIDA यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका क्या है? संक्षिप्त रूप है। इसकी स्थापना इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र के विकास अधिनियम 1976 के तहत 30 नवंबर 1989 को यानी 89 को गीडा को स्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक कृषि ऋण संबंधित है। दीर्घकालिक कृषि ऋण संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूमि विकास बैंक द्वारा, यानी ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक करते हैं। इन्हें भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु कृषक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1971 में। लघु कृषक विकास एजेंसी प्रोग्राम वर्ष 1971 से देश में संचालित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में, यानी भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक जिसे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। इसको 2 अप्रैल 1990 को यानी सीडीबी की स्थापना कब की गई थी? 2 अप्रैल 1990 को इसको स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है। निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 138, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 140, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 142 एंड ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 146। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची। जो संविधान की पहली अनुसूची है वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध करती है। वहीं दूसरी अनुसूची इसका संबंध किससे है? ये संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध किया गया है। और तीसरी अनुसूची इसमें किसका विवरण है? तो इसमें शपथ का प्रारूप, यानी तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। वहीं चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो शेष जो बची अनुसूचियां उसको भी एक बार देख लेते हैं। पांचवी अनुसूची इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठवीं अनुसूची का संबंध किससे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से एक स्टेट आपको गायब कर देंगे या फिर 3 अदर स्टेट दे देंगे और एक इसमें का रहेगा और पूछेंगे इस निम्नलिखित में से कौन छठवीं अनुसूची से संबंधित है अथवा नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बनाया गया है। तो छठवीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से, यानी 7वीं अनुसूची के तहत कुल 3 अनुसूचियां है, केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। वहीं 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तथा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार व जागीरदारी या भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। तथा 10वीं अनुसूची ये किसे? 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित नियमों का प्रावधान इसमें किया गया है। और 11वीं अनुसूची जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ये पंचायतों से संबंधित है। वहीं 12वीं अनुसूची जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ऐड किया गया, ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। यानी अनुसूची से रिलेटेड जितने भी यानी 12 अनुसूची को इस वीडियो में यानी एक ही क्वेश्चन में शामिल कर दिया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी यानी सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सारे को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इसमें डालने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि के सम्यक यानी अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 11 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 11 के द्वारा नागरिकता के बारे में या नागरिकता के मामलों में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 16 यहाँ पर नियोजन अथवा नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर तथा अनुच्छेद 26 यहाँ पर धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 26। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 के बीच में या अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 32 के बीच में किसका प्रावधान किया गया है? तो ये मौलिक अधिकार यहाँ पे है। मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार भाग किस भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 32 तो वैसे 35 भी माना जाता है, 35-36, लेकिन जो है स्पेशली अनुच्छेद 32 तक ही माना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अथवा पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में जो भी वहां पर उपस्थित ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके शपथ लेता है। या राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 159, आर्टिकल 159 में दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? किसे दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनका नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। इनको दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। किनको? भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को यानी किस रूप में जाना जाता है? दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो अन्य इंपॉर्टेंट वर्क है वो कौन सा है? ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, सदन को स्थगन करता है, निर्णायक मत देता है, वह सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। यानी ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापने के लिए फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत का संबंध या ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत या किसकी एक महत्वपूर्ण देन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एम.एन. साहा की। एम.एन. साहा का महत्वपूर्ण योगदान ऊष्मीय आयनन सिद्धांत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। इसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है? यह एक सिंथेटिक फाइबर है और इसका ब्रांड नेम केवलर है। क्या है? केवलर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के हेतु EEG का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी का प्रयोग मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की जो रिलेटेड गतिविधियां हैं उसको जानने के लिए किया जाता है। वहीं ECG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? हृदय के लिए किया जाता है। वहीं EOG यानी इलेक्ट्रोओकुलोग्राफी, इसका प्रयोग रेटिना के लिए किया जाता है। तथा EMG यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी का उपयोग किससे संबंधित है? मांसपेशियों या नसों से संबंधित है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।